मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आर्ट्स क्लासेस के मैं अमित सर। मलिक मोहम्मद जैसी जी का काव्य खंड का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था और वो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद जो बुक में उससे प्रश्न उत्तर जो हैं वो प्रश्न उत्तर को मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि एक पैराग्राफ जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसके नीचे जो प्रश्न उत्तर हम समझा देंगे तो आप लोग को कविता के जस्ट बाद वो प्रश्न उत्तर अगर देख लेंगे तो आसानी से दोनों आप समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए मैं प्रश्न उत्तर को लेकर आया हूँ, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में पढ़ाऊँगा, फिर प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा। और बच्चों थोड़ा सा मैं बता दूँ, जो कमी मेरे पास है कि मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ और कैमरा का प्रयोग यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, जिसके वजह से लेट होता है, विलम्ब होता है देने के लिए, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो जाने के लिए नेट का अधिक से अधिक खपत होता है, जिससे 2-3 दिन लग जाते हैं, है ना। जिसके वजह से थोड़ा विलम्ब होता है, वीडियो तो बना हुआ रहता है लेकिन जा नहीं पाता है। इसलिए आप लोग आराम से, है ना, जो वीडियो जाते हैं उसको आराम से देखिए और लगातार मैं प्रयत्न करूँगा कि वीडियो जाते रहें। इसमें कक्षा 12वीं का है, 12th क्लास, और कड़वा चैप्टर और प्रश्न उत्तर पर हम लोग बात करेंगे, है ना। पहला पैराग्राफ का प्रश्न उत्तर पर हम बात करेंगे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न को आप बड़े समझें। पहला आया था कवि। कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी जी थे। कवि ने अपनी एक आँख, आँख मतलब तो समझते हैं, है ना, ने मतलब आँख, तो कवि ने अपनी एक आँख की तुलना, है ना, एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है ना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कवि ने अपनी एक आँख, क्या एक आँख, क्योंकि कवि जी के एक आँख, बाएं आँख जो है वो उससे सही तरीके से दिखाई नहीं देता था, तो उनका समझ लीजिए सही तरीका से एक ही आँख था, दाएं आँख था, तो उसीलिए यहाँ एक आँख का प्रयोग किया गया। एक आँख की तुलना किससे किया गया है? दर्पण से। दर्पण मतलब होता है आईना, आईना मतलब क्या होता है? दर्पण से क्यों किया गया है, समझिए। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना किससे? दर्पण से क्यों किए? दर्पण मतलब होता है आईना। सुनिएगा, कहता है कि जिस प्रकार से ऐनक में कोई तस्वीर को साफ से हम देख पाते हैं, जिस प्रकार से ऐनक में कोई भी तस्वीर को साफ एवं सुंदर देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी एक आँख के होते हुए ही अपनी सारी रचनाओं को सही तरीके से, इतने अच्छे तरीके से किए कि संसार के हर व्यक्ति उन्हें देखना चाहता था, है ना। वो इस संसार को एक ही आँख से बढ़िया से समझे और अपनी रचनाओं को किए, जिसके कारण उनकी विद्वता के कारण, महानता के कारण संसार के हर व्यक्ति उनके चेहरे को देखना चाहते थे। इसीलिए एक आँख का तुलना किससे किया गया है? दर्पण से किया गया। कोई दिक्कत? मतलब सीधा ऐसे बोलना है कि जिस प्रकार से दर्पण में कोई प्रतिबिंब साफ और सुंदर दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी एक आँख के होते हुए ही सारी रचनाओं को सही तरीके से उन्होंने किया और अपनी महानता को प्राप्त किया, जिसके वजह से संसार के हर व्यक्ति उन्हें देखना चाहते थे। इसीलिए उनकी एक आँख का तुलना दर्पण से किया गया है। कोई दिक्कत है ना। अगला है अदम ठेठ भाषा में मैंने बताया, है ना, कि जिस प्रकार से दर्पण में कोई चीज को साफ और सुंदर देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक आँख के होते हुए ही मलिक मोहम्मद जैसी जी इस संसार को सही तरीके से देखे और अपने रचनाओं को किए, जिसके कारण उनकी महानता को देखकर हर संसार का व्यक्ति उन्हें एक बार देखना चाहते थे। और इसी एक आँख से उन्होंने महानता को प्राप्त किया। ये एक आँख को किसके समान बताया गया? दर्पण के समान बताया गया। कोई दिक्कत? अगला है दूसरा प्रश्न,
पहले कड़वक, कड़वक जो चैप्टर का नाम है, पहले कड़वक में मतलब पहले कविता जो भाव दिया गया है, पहले कड़वक में कलंक, कलंक एक शब्द इसको मैं घेर रहा हूं, कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान देंगे 3 शब्द दिया गया। पहला कलंक, कलंक का मतलब हुआ कि चंद्रमा में जिस कलंक था, कलंक का मतलब हुआ चंद्रमा में एक कलंक था काला का, लेकिन काला का कलंक रहते हुए भी अपने प्रकाश से संसार को उन्होंने प्रकाशित किया, है ना। ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी में भी एक कलंक था कि एक ही आंख के थे, लेकिन इस संसार को उन्होंने अपने ज्ञान से मतलब सभी लोगों को अपने ज्ञान से आकर्षित किए और अपने ओर आकृष्ट किए। कांच का मतलब होता है सोना का कच्चा रूप, सोने का कच्चा रूप, है ना, को कांच कहा जाता है, ठीक है ना। सोना का कच्चा रूप को क्या कहा जाता है? कांच कहा जाता है ना। ऐसे कांच मतलब होता है दर्पण भी, लेकिन कांच का यहाँ मतलब हम लेंगे कि सोने के कच्चे रूप को ही कांच कहा जाता है। जब शुद्ध सोना नहीं बनता उससे पहले को कांच कहा जाता है। लेकिन कंचन मतलब होता है सोना, कंचन मतलब क्या हुआ? सोना। मतलब जब सोना को तब तक घड़िया में किसी बर्तन में तपाया नहीं जाता उससे पहले उसको कांच कहा जाता है, लेकिन जैसे पकाकर जब शुद्ध बनाया जाता है तो उसे को क्या कहा जाता है? कंचन कहा जाता है। कोई दिक्कत? मतलब कड़वक ऐसे बताना है कि कड़वक चैप्टर में कलंक का मतलब होता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा में काला का कलंक था, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी में भी एक कलंक था, क्योंकि वो एक आंख से मतलब कहता है कि सही तरीके से देख नहीं सकते थे। जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक रहते हुए भी वो प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी भी एक आंख से रहते हुए भी अपने संसार में विद्वता को, अपने ज्ञान को फैलाए हैं। कांच मतलब होता है सोना के अशुद्ध रूप, जब शुद्ध नहीं बनता उससे पहले अशुद्ध जो रहता है उसी को कांच कहा जाता है। घड़िया में तपाने से पहले जो रहता है सोना उसको कांच कहा जाता है, लेकिन पकाकर जब शुद्ध बनाया जाता है तो उसी को कंचन कहा जाता है। ठीक। कलंक मतलब होता है काला का कलंक जो चंद्रमा में था, है ना, और मलिक मोहम्मद जैसी जी में भी था कि एक आपके थे। कांच मतलब होता है कोई सोना को जो घड़िया में नहीं पकाया जाता उससे पहले के सोना को कांच कहा जाता है, और जब पका दिया जाता है जो शुद्ध रूप प्राप्त होता है उसी को कंचन कहा जाता है। अगला कहता है भाव स्पष्ट करें। क्या स्पष्ट करें? भाव स्पष्ट करें। अगला कहता है भाव स्पष्ट करने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। कहोगे जौ लही, जौ लही मतलब होता है जब तक, अम्भी मतलब होता है आम, डाब मतलब होता है मंजरा, ना हुई मतलब कहने का मतलब होता है कि जब तक आम में डाब नहीं होता है, ठीक है, इतना दूर तक, ठीक है। जो लही मतलब होता है जब तक, आंभी मतलब होता है आम, आ से आम भी होता है तो आंभी मतलब आम, डाब मतलब होता है मंजरा, ना मतलब नहीं हुई मतलब कहता है कि जब तक आम में मंजरा या डाब नहीं होता है। जो लही, तो लही मतलब कहता है तो लही सुगंध वसाई ना सोई, है ना, कहा जाता है तो लही मतलब होता है तब तक, तो लही मतलब तब तक, है ना। जो लही मतलब होता है जब तक, और तो लही मतलब होता है तब तक। सुगंध, सु से क्या होता है? सुगंध, वसाई मतलब होता है वास, सुगंध वसाई ना सोई मतलब कहता है जब तक आम में डाब नहीं लगता है तब तक सुगंध वसाई ना सोई, तब तक सुगंध का वास नहीं होता है। मतलब पूरा क्लियर हो गया। फिर से हम लोग समझें। जौ लही मतलब होता है जब तक, आंभी मतलब होता है आम, और डाब मतलब होता है मंजरा, ना हुई मतलब जब तक आम में मंजरा या डाब नहीं होगा, है ना, तो लही तब तक, तो लही मतलब तब तक, सुगंध वसाई ना सोई तब तक सुगंध का वास नहीं हो सकता है। पूरा इसका क्लियर यही है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने पहले काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब तक आम में डाब या मंजरा नहीं लगता है तब तक आम में सुगंध का वास नहीं होता है। कोई दिक्कत?
ये 3 प्रश्न था, बताया। आगे फिर कविता मैं पढ़ाऊंगा तो आगे मैं बताऊंगा। इस तरह से लगातार आपको वीडियो चलते रहेगा। लगातार आप लोग प्रयत्न करिए, प्रयास कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत से बहुत कम लोग शेयर करते हैं वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक प्रयास करें, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। और मैं तुम्हें तहे दिल से विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है वो बिहार बोर्ड इस पर बहुत बड़ी निर्णय लेगी। जब हम लोग सही तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो केवल एक विद्यार्थी की बात नहीं, पूरे बिहार बोर्ड की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात है। तो हम परस्पर बिहार बोर्ड पर ही पहले चलते हैं कि बिहार बोर्ड में एक बच्चे नहीं है, 20 लाख 25 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। तो ऐसे में कम से कम इंटरमीडिएट में 15 से 16 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे। तो समझ लीजिए कि सारे विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड को लेकर चलना है, तो उसके प्रति निर्णय आएगा। अकबकाने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उसको आप बढ़िया से पढ़िए, उतना देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए और अच्छे तरीके से अपने घर में सुखी संपन्न से रहिए, स्वस्थ रहिए। वही आपको सब कुछ काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।